प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 5 मार्च को गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए गृह विज्ञान का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का A to Z फुल सोल्यूशन बताने वाला हूँ। और दोस्तों, एक बात मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे वायरल पेपर के सोल्यूशन पेपर देने से पहले देख लेता है तो पेपर में 70 में 70 स्कोर कर सकता है। इस बात की पूरी गारंटी है। और बच्चों, 5 मार्च को गृह विज्ञान कॉपी कैसे लिखना है, टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है, सब कुछ मैं आप सभी को बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, 5 मार्च को यानी कल के सुबह में आप सभी को जो गृह विज्ञान का पेपर बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही पेपर बनने वाला है। पेपर जैसे आपके हाथों मिलेगा, सबसे पहले क्या करना होगा, अपने यहाँ में अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर और अपने यहाँ पे नाम लिख देना। इतना करने के बाद बच्चों, यहाँ पे पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट में पेपर को ध्यान से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है और 3 घंटे में पेपर को हल करना है। आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले खंड अ के सारे प्रश्न हल करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा खंड ब में कैसे हल करना है, क्या तरीका बनाना है कि आपकी गृह विज्ञान के पेपर में टॉप कर सकते हो, सब कुछ मैं तरीका बताने वाला हूँ। आइए बच्चों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है। मतलब जब हम पारिवारिक बजट बनाते हैं तो उसमें किस बात को हम ध्यान नहीं देते हैं, भोजन, शिक्षा, आवास या फैशन। तो फैशन बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो पारिवारिक बजट में फैशन का कोई यहाँ पे स्थान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बजट सफल कब होता है, व्यय कम करके, आय व्यय के सही संतुलन से, या आय बढ़ा करके, या बचत करके। तो बच्चों देखो, यहाँ पे बजट सफल कब होगा, जब हम बचत कर लेंगे, ठीक ना, जब हम सेविंग कर पाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बजट हमारा बजट क्या हो जाएगा, एकदम सक्सेस हो जाएगा। अब देखो, अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है, वाक चेक, क्रॉस चेक, दोनों या कोई नहीं। तो सबसे सेफ चेक की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस चेक। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, सारे के सारे क्वेश्चन कल के पेपर में सीधा सीधा छपने वाला, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक ना। अब देखो, अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 2000 है तो 15 किलो गेहूं का दाम निकालिए। तो सबसे पहले बच्चों करना क्या है, 1 क्विंटल गेहूं आपको पता होना चाहिए कि 1 क्विंटल में कितना केजी होता है, ठीक ना। तो 100 केजी का यहाँ पे दाम दिया गया 2000, तो 1 केजी का निकालोगे कितना हो जाएगा, 20 रुपया, और 15 से गुणा कर दोगे 20 में तो क्या हो जाएगा, 300 रुपया निकल करके आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है, ओम, जूल, एम्पियर या डेसिबल। किसमें मापते हैं भैया, डेसिबल में मापते हैं। कई बार हमने बता रखा है, डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में किसके निर्माण को ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख उत्तरदायी है, क्लोरीन, फ्लोरीन, CO2 या SO2। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे CO2 हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। यही हमारा क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को रूप में क्या करता है, उत्तरदायी होता है। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि हमें प्लास्टिक की बोतलों, थैलियों आदि का प्रयोग कम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भैया, क्योंकि भाई वो जल्दी से कंपोज नहीं बन पाते हैं, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि वे गैर बायोडिग्रेडेबल है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन को तैयार कर लो, कल के पेपर में पक्का छपने वाले मेरे भाई, ठीक ना। ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा CFC, DDT या CH4 या O3 हो जाएगा। तो बच्चों, ओजोन परत के ह्रास के लिए यानी नुकसान के लिए CFC उत्तरदायी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं कि घर पर सिलाई करने से बचत होती है, समय की, धन की, कपड़े की या तीनों की। समय, धन, कपड़े तीनों की हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन कभी कभी तुरंत रट लो, समझ लो, कल के पेपर में सीधा सीधा यही प्रश्न छपेंगे, ठीक ना। वायरल पेपर लेकर के छो ना, कल के पेपर में यही आएंगे क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कपड़े की कटाई करने के लिए मिल्टन चाक से निशान लगाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि निशान आसानी से छूट जाए, ताकि जो निशान बनाए जाए सरलता से छूट जाए। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि धड़ से नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक नाप है। तो क्या नापेंगे भैया, कमर, कंधा, वक्ष, कमर, गला और वक्ष, या लंबाई, सीट या पैंचा, या लंबाई, गला और यहाँ पे कमर। तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ध्यान सुनना मेरी बात। तो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन का यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सत्य हो जाएगा, लंबाई होगा, सीट होगा और पैंचा हो जाएगा।
आगे बढ़ जाते हैं। मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा कैसा होता है? ऊनी, रेशमी, मोटा या सूती होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, मिल्टन क्लॉथ का जो भी कपड़ा होता है ना, ऊनी टाइप का होता है। क्या होता है? ऊनी टाइप का होता है। ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर होगा। अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण कौन सा रोग होता है? क्षय रोग, निर्जलीकरण या मोटापा या मलेरिया। क्या हो जाएगा बच्चों? निर्जलीकरण हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं कि सभी रोगों में आहार दिया जाता है। कैसा आहार दिया जाता है? अलग अलग प्रकार का, एक सा या खनिज युक्त या प्रोटीन युक्त। तो बच्चों देखो, अलग अलग सभी प्रकार के रोगों में प्रोटीन युक्त, क्या भैया? प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं कि ज्वर में पसीने के साथ उत्सर्जित होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम टेट्राक्लोराइड या सोडियम क्लोराइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों ज्वर में पसीना जो आता है ना, उसके साथ सोडियम क्लोराइड भी आता रहता है, ठीक ना। सोडियम क्लोराइड NaCl आता रहता है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बच्चों मैंने कई बार आपको बता रखा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बर्फ की टोपी का प्रयोग होता है। बर्फ की टोपी का प्रयोग कब करते हैं, क्यों करते हैं, इसका समझते हैं। घर से बाहर जाते समय ठंडी से देने के लिए, ठंड से बचाव करने के लिए या उपयुक्त सभी। तो बच्चों देखो, बर्फ की टोपी का उपयोग हम कब करते हैं? ठंडी सेक देने के लिए। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठंडी सेक देने के लिए। क्या हो जाएगा भैया? ठंडी सेक देने के लिए। और एक अक्सर बुखार में दिया जाता है, जब तीव्र ज्वर हो जाएगा उसी कंडीशन में इस बर्फ की टोपी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्नान न करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय क्या है? भाप देना, स्पंज करना, कुछ न करना या टैगलर पाउडर का छिड़कना। तो बच्चों देखो, स्नान न करा सकने की कंडीशन में हम स्पंज कराते हैं। क्या करते हैं भैया? स्पंज कराते हैं। स्पंज मतलब क्या होता है? पोछा लगाना, कपड़े से, रुई से, मैंने पूरे शरीर को क्या करना भाई? पोछा लगा देना। ओके, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी को लाभप्रद रहती है ठंडी सेक, गर्म सेक, पुलटिस या बफारा। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? तीव्र ज्वर में जब ज्वर ज्यादा हो जाएगा तो क्या करें भैया? हम यहाँ पे ठंडी सेक देंगे। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा कि अस्थिभंजन या अस्थिभंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में किस विधि का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? बर्फ लगाना, दबाव डालना, टूर्निकेट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, अस्थिभंजन में जब रक्त ज्यादा बहेगा तो हम क्या बोलेंगे भैया? टूर्निकेट का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम रात है, पूरा क्वेश्चन को तैयार कर लो, रट लो, यही क्वेश्चन आएंगे भैया, इससे बाहर नहीं आने वाले हैं, ठीक ना। चलिए आगे बात करेंगे बच्चों। यहाँ पे आगे हमारा खंडभाव का सोल्यूशन कैसे करते हैं, किस प्रकार से किया जाएगा और पेपर में कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे इंप्रेशन बनाना है, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए भैया पूरे पेशेंस बना करके पूरा वीडियो देखना, ठीक ना। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आइए बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि धन संचय करने की कि 2 सरकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 2 संस्था का नाम लिखो तो 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कॉपी का ऐसा इंप्रेशन जमाओ कि एग्जामिनर खुश हो जाए और चश्मा निकाल करके नंबर दे भाई, चश्मा निकाल करके नंबर देगा और 70 में 70 देगा, ठीक ना। आइए समझते हैं। खंडवा यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक पेन से, अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे लिख देना, ठीक ना, अच्छा लगेगा, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21। इसी प्रकार से आप सभी को आराम से कॉपी को लिखना है और इसमें लिखेंगे हेडिंग में कि धन संचय करने वाली 2 मुख्य सरकारी संस्था निम्नलिखित है। सबसे पहला है बैंक और दूसरा है डाकघर। इसी दोनों संस्था में हम क्या करते हैं भैया? पैसा जमा करते हैं, धन को संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एकत्र करते हैं, कलेक्शन करते हैं। ओके, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कल के पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, कल के पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा ना तो कलम घुमा के छाप देना भाई, कलम घुमा के एकदम छाप करके आ जाना भाई, चप्पू स्टाइल में, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं कि अशुद्ध जल से क्या समझते हैं। अशुद्ध जल से क्या समझते हैं? ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई। अशुद्ध जल क्या होता है? ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 22। इसमें लिखेंगे अशुद्ध जल एक उत्तम विलायक होता है। अपने इसी गुण के कारण जल शीघ्र ही विभिन्न लवणों एवं अशुद्धियों को अपने ही घोल में ले लेता है, अपने ही घोल में बना लेता है तथा अशुद्ध हो जाता है। स्वयं क्या हो जाता है भैया? अशुद्ध हो जाता है, ठीक ना। और यहाँ पे आगे लिखेंगे भैया, ध्यान से सुनना मेरी बात को। और अशुद्ध जल अर्ध पारदर्शक, ठीक ना। यहाँ पे देखो दुर्गंध युक्त, मटमैला तथा खारा अथवा किसी अन्य स्वाद वाला होता है। भैया देखो, जल का कोई स्वाद नहीं होता, ना रंग होता है, ना आकार होता है, कुछ भी नहीं होता भाई। इसका रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है और यह अर्ध पारदर्शक विलायक होता है। ओके, आगे समझते हैं। इसमें नाइट्रोजन तथा कुछ अन्य पदार्थ मिले होने के कारण चमक नहीं होता भाई, इसमें शाइनिंग नहीं होता है। अशुद्ध जल में विभिन्न प्रकार के दूषित पदार्थ मिले रहते हैं। इस प्रकार से बच्चों आप सभी को कल के पेपर में बिल्कुल ऐसा ही छाप देना, पूरा भर भर के नंबर मिलेगा मेरे दोस्त, भर भर के नंबर
नंबर मिलेंगे। अगर आप ऐसे आइडिया के साथ नंबर लिखोगे, ऐसे आइडिया के साथ कॉपी को रिप्रेजेंट करोगे, तो भैया एग्जामिनर जो होगा ना, चश्मा निकाल करके नंबर देगा मेरे भाई, चश्मा निकाल कर देगा। और 70 में 70 देगा भाई, 70 में 70 देगा, एक भी नंबर नहीं करेगा। लेकिन भैया आपको ऐसा इंप्रेशन जमा करके लिखना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बच्चा ध्यान सुनना मेरी बात को, कि कपड़ा काटने से पहले नाप लेना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, इसको समझते हैं मेरे भाई। कैसे हल करेंगे जरा ध्यान से समझना, टाइम बहुत ही कम है, इसलिए थोड़ा सा मैं अपनी साउंड को थोड़ा सा फास्ट कर लिया हूं, ठीक ना। समझते हैं। कपड़ा काटने से पहले उससे अनिवार्य रूप से नाप लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे कपड़े की वास्तविक स्थिति ज्ञात हो जाती है। यदि कपड़ा कम हो तो उसे न काटे, यदि अधिक हो तो फालतू कपड़ा बचा ले, ठीक ना। इस प्रकार से हम कपड़ा काटने से पहले उसका हम आसानी से मेजर कर पाते हैं, एकदम बढ़िया से मेजर कर लेते हैं। ओके, आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन आप सभी को दिमाग में फिट हो गया होगा। चलिए अब देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान सुनना मेरी बात को, कि भोजन को बार बार गर्म करने से क्या हानियां होती है। मैंने भोजन को क्यों बार बार नहीं गर्म कर सकते, इसका रीजन क्या होता है, इससे हमारा नुकसान क्या होता है, समझते हैं। कि विशेषज्ञों का मानना है कि भोजन को दोबारा ये बार बार गर्म करने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भोजन को दोबारा ये बार बार गर्म करने पर उसमें उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जो भी उसका पोषक तत्व होता है ना, भ्रष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, नुकसान हो जाते हैं। इससे रासायनिक परिवर्तन होता है, जिस कारण फूड पॉइजन हो सकता है। इसके लक्षण हैं आमतौर पर उल्टी होना, दस्त होना और पेट में ऐंठन होना। तमाम प्रकार की बीमारी हो सकती है जब आप भोजन को बार बार गर्म करके खाओगे तो। ओके, इसलिए हमको क्या करना है, भोजन को बार बार गर्म नहीं करना है और बार बार गर्म करके खाना नहीं है। ओके, चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया, सामान्य स्वस्थ अवस्था में नाड़ी की गति कितनी होती है। नाड़ी गति कितनी होती है, देखो यहाँ पे लिखेंगे एक सामान्य स्वस्थ अवस्था में हृदय गति या नाड़ी गति का जो स्पीड होता है ना, 70 से लेकर 80 बार धड़कता है एक मिनट में। 70 से लेकर 80 बार प्रति मिनट के बीच में धड़कता रहता है। इसी को लिख देना, 2 नंबर यहाँ से पक्का मिलेंगे। आगे बढ़ जाते हैं कि मोच के लक्षण लिखिए भैया। मोच का लक्षण क्या होता है, ध्यान से सुना मेरी बात को। इसमें लिखेंगे मोच के लक्षण निम्नलिखित है। मोच से प्रभावित स्थान पर असहनीय पीड़ा होता है। भैया जब देखो कोई भी अगर इंसान मोच से अगर ग्रसित हो जाएगा तो क्या होगा, उसके अंग में क्या होगा भैया, असहनीय पीड़ा होगा। साथ में क्या हो जाएगा, जोड़ में सूजन आ जाएगा, फूल जाएगा, ठीक ना, जोड़ में सूजन आ जाएगा और वह कमजोर हो जाएगा। और मोच के स्थान पर त्वचा का रंग कैसा हो जाता है, नीला अथवा काला भी पड़ सकता है। इस प्रकार से बच्चों आप सभी को मोच का लक्षण यहाँ पे लिख देना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया लघु उत्तरी वाले क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 4 नंबर क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर के रहने वाले हैं। कि बजट बनाते समय किन विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। मैंने जब हम पारिवारिक बजट बनाएंगे तो किन किन बातों को ध्यान में करके बजट बनाना चाहिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या मैं बोलने जा रहा हूँ, लिखेंगे कि बजट बनाते समय हमें निम्न विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला बात क्या होगा कि कुल आय का ज्ञान, कुल मूल आवश्यकताओं की जानकारी, बचत का प्रावधान, लचीला बजट होना चाहिए और आकस्मिक खर्चों का प्रावधान रखने वाला होना चाहिए। बजट का निरीक्षण एवं विश्लेषण करने वाला होना चाहिए और मासिक बजट का निर्माण वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में होना चाहिए। बच्चों इस प्रकार से आप सभी को पूरा बढ़िया से बना करके लिखना होगा, तभी जाकर पूरे नंबर यहाँ से मिलेंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया जरा ध्यान समझिएगा, एकदम कल के पेपर में सीधा छपने वाला प्रश्न है बाबू। सीधा क्या है क्वेश्चन, कि जोर से आप क्या समझते हैं और जोर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आप ताप का चार्ट किस प्रकार से बना सकते हैं, इसके बारे में लिखना होगा। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। कैसे लिखेंगे कि जब शरीर का ताप सामान्य से अधिक हो जाए तो उस दशा में ज्वर या बुखार फीवर कहते हैं। यह रोग नहीं बल्कि एक लक्षण होता है, सिस्टम होता है जो बताता है कि शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली प्रणाली ने शरीर का वांछित टेम्परेचर 1 से लेकर 2 डिग्री बढ़ा दिया है। और इसका चार्ट कैसे तैयार करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर रोगी का नाम लिख देंगे, उसका उम्र लिख देंगे, कौन से रोग से पीड़ित है उसका रोग का नाम लिख देंगे, और यहाँ पर तरह टाइम लिख देंगे भाई किस समय पे कौन किसका उसका क्या रेंज है, उसके यहाँ पे बना करके लिख देंगे, पूरा नंबर यहाँ से पा जाओगे। ओके, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछेगा बच्चा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, जरा ध्यान सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 रुपया का 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 600 रुपया का 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, आप सभी को यहाँ पे दिया गया डाटा, मूलधन दिया है 600 रुपया, दर भी दिया गया 6%, समय भी दिया गया 5 वर्ष। और बच्चों हम जानते हैं एक फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। और यहाँ पे लिख दो भैया, मूलधन कितना 600, दर कितना 6%, समय कितना 5 वर्ष, ठीक ना। तो 600 गुणे 6 गुणे 5 बटे 100 हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 36 और 36 25 कितना हो जाएगा, 180 रुपया निकल करके आ जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है ध्यान से देखना, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान समझना मेरी बात को। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हेपेटाइटिस रोग के कारण और बचने के उपाय लिखिए, ठीक ना। कि रोग क्या होता है, इसका मैंने कैसे उत्पन्न होता है और इसका हम कैसे मैंने इसका निवारण कर सकते हैं। इसमें लिखेंगे
हेपेटाइटिस रोग के कारण। इसका रीजन क्या होगा समझते हैं। हेपेटाइटिस रोग के 5 प्रकार निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें क्रमशः ए, बी, सी, डी तथा ई के रूप में जाना जाता है। इसमें से ए तथा ई वर्ग के रोग प्रदूषित खाद्य तथा पेय पदार्थों के सेवन से होता है। इनसे भिन्न बी तथा सी वर्ग के रोगों का संक्रमण रक्त के माध्यम से होता रहता है। ठीक ना। इसी प्रकार से लिख देंगे। बचने के उपाय क्या लिखेंगे। हेपेटाइटिस ए तथा बी से बचाव के लिए टीके उपलब्ध हैं, अतः निर्धारित रूप से टीके लगा सकते हैं। ठीक ना। और पानी को स्वच्छ ध्यान में रखेंगे, पानी उबाल कर पियेंगे। खाद्य पदार्थों को, ठीक ना, पेय पदार्थों को स्वच्छ रूप से अधिक से अधिक ध्यान में रखेंगे। ठीक ना, कि जो भी हम खाना खाएंगे आराम से खाएंगे, ठीक ना, और स्वच्छ खाएंगे। ओके, चलिए अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया, जरा ध्यान समझिएगा कि कपड़ा सिलने से पूर्व किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। ध्यान समझते हैं। यहाँ पे देखो हेडिंग लगाएंगे कि कपड़ा सिलने से पूर्व निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि सिलने से पूर्व कपड़ा को 3-4 घंटे पानी में भिगो करके निचोड़ लेना चाहिए और प्रेस करके वस्त्र सिलना चाहिए। वस्त्रों के डिजाइन, लंबाई तथा ढीलापन फैशन के अनुरूप रखना चाहिए और वस्त्र को ठीक नाप लेकर के कटिंग की जाए ताकि उचित फिटिंग का वस्त्र तैयार हो सके। और कपड़े का आड़े खड़े रुख तैयार करके रखना चाहिए और कटिंग करना चाहिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया 32 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन समझते हैं भैया। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, ध्यान समझते हैं कि पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं। एक उत्तम बजट की किन 4 विशेषताओं के बारे में लिखिए। या तो इसको करिए, नहीं तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। कचरे का निस्तारण कैसे करेंगे। दोनों में से किसी एक को हल करना है। आइए बच्चों हम समझते हैं अपशिष्ट प्रबंधन कैसे करेंगे। हम हेडिंग लगाएंगे अपशिष्ट प्रबंधन, लिखेंगे हर प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ हो, ठीक है, अर्थात कूड़े कचरे को फैले रहने से रोकने तथा उसे हानि रहित ढंग से नष्ट करने या ठिकाने लगाने की व्यवस्थित प्रक्रिया को कचरा प्रबंधन कहते हैं। ठीक ना। इसमें देखो 3 प्रकार की विधियां होती है। इसमें लिखेंगे जला करके नष्ट करना, जल स्रोतों को में बहा देना और कूड़े में ढक करके पाट देना। ठीक ना। जला करके भी नष्ट कर सकते हैं और ठीक ना, और जल में भी बहा सकते हैं और कूड़े को गड्ढे में भी रख सकते हैं। ठीक ना, ढक के आराम से मिट्टी वगैरह डाल दोगे तो हमारा ये निस्तारित हो जाएगा। ओके, इसी तरह से बना करके लिख दोगे, ये तो कुछ समझाने वाली बात नहीं है। अब चलिए बच्चों अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। ठीक ना। देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 33 पूछा गया है कि भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या है और भोजन पकाते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है। या तो ये करो, नहीं तो ये करो कि रोगी का तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, समझाना है विस्तार में। ठीक ना। इसी कॉल करेंगे रोगी का तैयार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेंगे। हेडिंग लगाना है। इसमें लिखेंगे कि भोजन सफाई से स्टील या कलई किए हुए बर्तन में रखना चाहिए, बनना चाहिए। ठीक ना। और भोजन इस प्रकार तैयार होना चाहिए कि उसके पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन हो गया, खनिज, लवण, विटामिन आदि नष्ट ना हो पाए। और भोजन डॉक्टर के निर्देशानुसार तैयार होना चाहिए। रोगी के भोजन में चटपटे मसाले, घी व तेल का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। जहां तक संभव हो पाए उबली हुई सब्जी ही देनी चाहिए। और रोगी को अधिकतर हल्का भोजन जैसे खिचड़ी हो गया, डबल रोटी हो गया, पालक की सब्जी वगैरह देना चाहिए। और रोगी भोजन के साथ साथ सब्जी में नींबू का प्रयोग भी दे देना चाहिए। आगे लिखेंगे अंतिम नंबर में कि रोगी को जी भर के, रोगी को जो भी भोजन दिया जा रहा होगा उस समय उस सभी भोजन क्या होना चाहिए भैया, तत्वों से परिपूर्ण होना चाहिए जिसकी कमी वह रोग में हुआ है, उत्पन्न हुआ है। ठीक ना। चलिए अब बच्चों हम आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है जो कि इस वीडियो का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन होने वाला है और जाके पेपर में छाप देना अगर ये आएगा क्वेश्चन तो। क्या है क्वेश्चन। अस्थिभंग के मुख्य प्रकार बताइए। हड्डियों के टूट यानी कि अस्थिभंग एवं मोच में होने वाले प्राथमिक उपचार के बारे में लिखना होगा। कैसे लिखेंगे भैया, कैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे करेंगे समझते हैं। लिखेंगे अस्थिभंग के प्रकार, कितने प्रकार का होता है, कई प्रकार हो सकता है। बहुखंडी अस्थिभंजन, साधारण अस्थिभंजन, पछड़ी अस्थिभंजन, संयुक्त अस्थिभंजन, कच्चे अस्थिभंजन, जटिल अस्थिभंजन, तमाम प्रकार की भंजन होती है। ठीक ना। इसमें लिखेंगे अस्थिभंजन के प्राथमिक उपचार। इसमें क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना। अस्थिभंग की अवस्था में पीड़ित व्यक्ति को निम्नलिखित विधियों द्वारा प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करानी चाहिए। उपयुक्त चिकित्सा का सहायता करना चाहिए। ठीक ना। रक्तस्राव को रोकना चाहिए। टूटी हुई हड्डियों को देखभाल करना चाहिए। घायल अंग की देखभाल करनी चाहिए। झोल का प्रयोग करना चाहिए और घायल का स्थानांतरण इत्यादि, इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि मोच में प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मोच आए अंग को आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए तथा उसे अनावश्यक हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। मोच के प्रभावित जोड़ के स्थान पर कसकर पट्टी बांध देना चाहिए और मोच खाए अंग पर आयोडेक्स
या माइडी क्रीम आदि मलने पर दर्द व सूजन में लाभ होता है। इस प्रकार से बच्चों आप सभी को कॉपी को रिप्रेजेंट करना है और सारे के सारे क्वेश्चन को इसी प्रकार से शुरू से लेकर के अंत तक ऐसे ही आप सभी को अगर इंप्रेशन बना करके रखते हो, तो अगर इंप्रेशन बना करके रखते हो तो भैया एक भी नंबर ना कटेगा और 70 में 70 पाने का सपना साकार हो जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है। तो मेरे बच्चों, अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक ना। और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।